आज हम लोग इंश्योरेंस क्लेम का सेकेंड पार्ट, जिसको कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी या लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी कहते हैं, वो स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या होता है कि आग लग जाने के बाद काफी दिनों तक जो बिजनेस है वो डिस्टर्ब रहता है। भाई बिल्डिंग में आग लग गई, फर्नीचर में आग लग गई, शोरूम में आग लग गई या डैमेज हो गया, तो वहां पे बिजनेस नहीं किया जा सकता। अब अगर वहां पे बिजनेस नहीं किया जा सकता है तो इसका मतलब बिजनेस ठप है, सेल्स नहीं हो रही है, काम नहीं हो रहा है, सब काम बंद हो जाते हैं। अब यहां पर क्या होता है कि जो बिजनेसमैन है उसका प्रॉफिट का भी नुकसान होता है, क्योंकि सेल्स नहीं हो रही है तो प्रॉफिट नहीं हो रहा है। इसके अलावा एक नुकसान और भी होता है कि उसके जो फिक्स कॉस्ट है वो तो पे करने ही करने पड़ते हैं, जो उसके फिक्स चार्जेस हैं पे करने वाले वो तो पे करने ही करने हैं उसको। दूसरा क्या होता है, कभी कभी मजबूरन उसको कुछ खर्चे बढ़ भी जाते हैं उसके। कैसे मजबूरन खर्चे बढ़ जाते हैं कि इस जगह पे आग लग गई है तो जब तक सामान वान बचा करके जो बचा हुआ स्टॉक है उसको दूसरी जगह शिफ्ट किया, या आपने बगल अगल में कहीं पे टेंट लगा करके या बगल की बिल्डिंग में कहीं किराए पे लेके टेम्परेरीली अपना काम शुरू किया, तो इस तरह के कुछ एक्सपेंसेस बढ़ भी जाते हैं। तो कॉन्सिक्वेंशियल पॉलिसी का मतलब क्या हुआ, नतीजन, रिजल्टेंट, जो आग लग जाने के कारण या स्टॉक डैमेज हो जाने के कारण जो आपका नतीजन जो नुकसान हो रहे हैं उसका भी क्लेम मिलता है अगर आपने वो पॉलिसी ली हुई है तो। इसको हम लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी कहते हैं, क्योंकि रीजन क्या है कि जब आग लगती है या जब डैमेजेस होते हैं तो वहां पर क्या बिजनेस बंद है और सेल्स नहीं हो पा रही है, और सेल्स नहीं हो पा रही है तो फिर लॉस ऑफ प्रॉफिट हो रहा है। अब ये लॉस ऑफ प्रॉफिट का भी क्लेम मिलता है, जो आज का टॉपिक। ऐसे में क्या करते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि उसने जो है जो पॉलिसी ली हुई है उसके अंदर इंडेमनिटी पीरियड का एक टर्म यूज किया जाता है। इंडेमनिटी पीरियड का मतलब होता है क्षतिपूर्ति का समय। यानी कि आग लग जाने के बाद ऐसा नहीं कि 10 साल तक, 5-10 साल तक आपको उसके प्रॉफिट के नुकसान का हर्जाना कंपनी देती रहेगी, इंश्योरेंस कंपनी देती रहेगी। वो 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जो भी इंडेमनिटी पीरियड होगा उतने समय तक के जो आपके प्रॉफिट्स के नुकसान हुए होंगे उसको वो पे करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले जो स्टेप नंबर 1 है उसमें हम ये चेक करते हैं कि डिस्टरबेंस कितने समय तक रहा, यानी कि ये जो आग लग जाने के बाद जो प्रॉब्लम हो रही है, जो बिजनेस ठप पड़ा हुआ है, ये कितने समय के लिए रहा, 2, 4, 5 महीने, जितने भी समय के लिए रहा, बशर्ते कि वो इंडेमनिटी पीरियड के अंदर का पीरियड होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो उतने पीरियड तक का, इंडेमनिटी पीरियड तक का अगर कोई लॉस ऑफ प्रॉफिट है आपका तो वो इसका इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पे करती है। अब इसको जो नुकसान हुए हैं प्रॉफिट के वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, इसके लिए कुछ स्टेप्स में हमें एक एक करके समझनी होगी बातें। सबसे पहला स्टेप है, हम पता करते हैं कि कितनी की सेल्स डिस्टर्ब, कितने की सेल्स शॉर्ट हो गई। अब शॉर्ट होने का मतलब कितने की सेल्स की कमी आ गई। ऐसा भी हो सकता है सेल्स हुई ना तो पूरी पूरी सेल्स शॉर्ट हो गई। तो स्टेप नंबर 1 है हमारा कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, बड़ा सिंपल सा तरीका है कि जिस समय आग लगी उसके बाद जो डिस्टरबेंस का पीरियड है, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, क्वेश्चन में दिया होगा कि 4 मंथ्स तक डिस्टरबेंस रही या 5 मंथ्स तक डिस्टरबेंस रही जिसमें काम नहीं हो पाया या काम बहुत कम हो पाया या सेल बहुत कम हो पाई, तो वो पीरियड मेंशन रहता है। उस पीरियड का कॉन्टेम्पररी पीरियड लास्ट ईयर का देखा जाता है। अब जैसे कि मान लेते हैं 1 जुलाई से लेकर के 1 नवंबर तक डिस्टरबेंस रही, तो 1 जुलाई से 1 नवंबर का लास्ट ईयर का हम देखेंगे कि क्या सेल्स थे। 1 जुलाई से 1 नवंबर इस साल के जो सेल्स हुई हैं या तो वो नामात्र हुई होंगी या कम हुई होंगी, कुछ भी हो सकती हैं, तो जो भी इस साल सेल्स हुई होती हैं उसको हम कहते हैं एक्चुअल सेल्स, जो रियलिटी में हो रही है इस साल। कुछ सेल्स होती हैं या कभी कभी एक्चुअल सेल्स जीरो भी होती हैं, पूरी आग गई, कुछ काम ही नहीं हो पा रहा, या कुछ उन्होंने अगल बगल में काम कोई जगह लेकर के या शोरूम के बाहर अपना स्टॉल लगाकर कुछ काम करना शुरू कर दिया, तो ऐसे में कुछ सेल्स हो भी सकती हैं। तो जितनी भी सेल्स डिस्टर्बेंस वाले पीरियड में हो रही होती हैं उसके लिए टर्म यूज किया जाता है एक्चुअल सेल्स। और इसी के साथ सेम इसी पीरियड का, जैसे 1 जुलाई से 1 नवंबर तक डिस्टर्बेंस रहा, तो 1 जुलाई से 1 नवंबर तक का लास्ट ईयर क्या सेल्स थी वो देखिए, और उसको एक स्टैंडर्ड मान लिया जाता है कि भाई इतनी सेल्स होनी चाहिए। तो लास्ट ईयर की जो सेल्स थी इसी समय के डिस्टर्बेंस वाले पीरियड के लिए, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं स्टैंडर्ड सेल्स।
स्टैंडर्ड सेल्स क्या है, जिस स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, जिससे हम कंपैरिजन करेंगे, तो कंपैरिजन बेस्ट कंपैरिजन क्या है कि आप लास्ट ईयर की सेल्स से कंपैरिजन कर लीजिए। तो हम देखते हैं कि पिछली बार कितनी सेल्स हुई थी उस पीरियड में, इस बार कितनी पीरियड में, इस पीरियड में सेल्स हुई है, और दोनों का हम डिफरेंस निकालते हैं। जो भी डिफरेंस आता है उससे पता चल जाता है कि कितनी सेल्स कम हुई, कितनी सेल्स शॉर्ट हो गई, तो उसको हम शॉर्ट सेल्स कहते हैं। तो मैंने आपको बताया 3 सेल्स के टर्म बताए इस समय। लास्ट ईयर की जो डिस्टर्बेंस पीरियड के कम जो इस साल का पीरियड था, उसी का डिस्टर्बेंस पीरियड का जो सेम पीरियड है लास्ट ईयर, वो उसमें जो सेल्स चल रही थी वो है आपके स्टैंडर्ड सेल्स। इस बार जो रियलिटी में आग लग जाने के बाद जो डिस्टर्बेंस पीरियड में आपने सेल्स करी वो है एक्चुअल सेल्स, ये 0 भी हो सकती है। और पिछले साल से इस साल की सेल्स जितनी कम हो गई है उसको हम कहते हैं शॉर्ट सेल्स। तो शॉर्ट सेल्स सबसे पहले कैलकुलेट करनी होती है। अब यहां पर एक और बात भी लागू होती है, कभी कभी ऐसा होता है कि सेल्स ऐसा नहीं कि जो पिछले साल है वही सेल्स हमेशा चलती रहेगी। कभी कभी क्या होता है कि ट्रेंड भी स्टडी किया जाता है। जैसे उन्होंने देखा कि हर साल उनकी सेल पिछले साल से 20% बढ़ जाती है या 15% बढ़ जाती है, तो जब इंश्योरेंस करा रहे होते हैं तो उसमें एक एडजस्टमेंट का क्लॉज लगा दिया जाता है कि भाई पिछले साल से कंपैरिजन किया, पिछले 3-4 साल से हर साल उनकी 15% सेल्स बढ़ रही हैं या 20% सेल्स बढ़ रही हैं, तो उस एडजस्टमेंट के लिए बात लिखी होती है और वो क्वेश्चन में बताया रहता है कि भाई एडजस्टमेंट एग्रीड है, इंश्योरेंस कंपनी के साथ ये तय है कि हर साल हमारी सेल 10% बढ़ती है या 15% बढ़ती हैं, जो भी उन्होंने डिसाइड किया हुआ है पहले से वो वहां पर मेंशन होगा क्वेश्चन में। तो ऐसे में शॉर्ट सेल्स निकालते समय फिर हमें एक काम और करना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि लास्ट ईयर की सेल्स कितनी थी उस डिस्टर्बेंस वाले पीरियड में, फिर जितना भी एडजस्टमेंट एग्रीड था 10% 20% बढ़ने की बात थी या जो भी चेंजेस की बात थी वो चेंजेस उसमें लाए जाएंगे, उसको एडजस्ट किया जाएगा। जब हम उसको एडजस्ट करते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर। नाम से ही समझ में आ रहा है, जो पिछले साल की सेल है इससे कंपैरिजन करना, वो एक स्टैंडर्ड बना लिया इसलिए वो स्टैंडर्ड टर्नओवर हो गया। और उसके बाद अगर कुछ एडजस्टमेंट एग्रीड है, क्वेश्चन में दिया होगा कि भाई 10% 15% की सेल्स बढ़ने के इनके बीच में ऐसा उनके साथ में क्लॉज है, वहां पर एग्रीमेंट है, तो उतना पार्ट आप बढ़ा देंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि भाई एक्चुअल सेल्स कितनी है और फिर हम शॉर्ट सेल्स निकाल लेंगे। यानी कि एडजस्टमेंट एग्रीड है तो उस एडजस्टमेंट को हम इफेक्ट में लाएंगे और लाने के बाद फिर हम शॉर्ट सेल्स निकालेंगे। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1। इसके बाद हम स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं। स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं कि हम यहाँ पर उनका जीपी रेट निकालते हैं कि प्रॉफिट कमाते कितना थे। जीपी रेट निकालने का जो है इनका इंश्योरेंस कंपनीज का जो है इंश्योरेंस क्लेम के लिए एक अलग मेथड है। जो आपका जीपी आ रहा होता है वो जीपी से मतलब नहीं होता है। हम यहाँ पर अपना एक फॉर्मूला है और वो होता है नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय टर्नओवर इनटू 100। वैसे तो आप जो जीपी रेट निकालते हो वो तो है जीपी अपॉन टर्नओवर या जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100, पर यहाँ पे जीपी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक दूसरा तरीका यूज करते हैं और वो होता है नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। अब हम ऐसा क्यों करते हैं मैं आपको बोर्ड पे समझाता हूँ, व्हाइट बोर्ड। देखिए आप पहले अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो आप यहाँ पे जीपी लिखते थे, यहाँ पे एक्सपेंसेस लिखते थे और इस जगह पे आप नेट प्रॉफिट निकालते थे। अब देखिए अगर आप नेट प्रॉफिट और एक्सपेंसेस को जोड़ देंगे तो ये जीपी हो जाएगा। इस साइड का टोटल और इस साइड का बराबर होगा टोटल। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि भाई जीपी सीधा क्यों नहीं ले रहे हैं, नेट प्रॉफिट पे एक्सपेंसेस जोड़ करके क्या लेने की जरूरत है, जब जीपी यहां से पता चल सकता है तो जीपी सीधा उठा लेना चाहिए। देखिए बात क्या है कि एक्सपेंसेस के केस में थोड़ा सा यहाँ पर एक वर्ड यूज किया था, अगर आपने नोटिस किया हो, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस जो होते हैं वो नहीं लेने होते हैं। हमने यहाँ पर क्या करना होता है कि नेट प्रॉफिट के अंदर केवल उन एक्सपेंसेस को जोड़ना है जिनका इंश्योरेंस कराया गया, जो इंश्योर्ड है और फिक्स्ड है। फिक्स इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस को हमने लेना होता है, जो इंश्योर्ड नहीं है उनको हमने नहीं लेना होता है। तो इसलिए यहां से हम क्या करते हैं कि जब नेट प्रॉफिट में एक्सपेंसेस ले रहे होंगे तो सिलेक्टेड एक्सपेंसेस लेंगे, और कौन से वाले लेने होते हैं, जो इंश्योर्ड है। तो इससे जो जीपी बन के आता है वो आपका जीपी रेट इफेक्टिव होता है। तो अगले स्टेप में हम क्या करते हैं,
यहाँ पर कंपनी का जीपी रेट पता करते हैं, और जीपी रेट पता करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। अब देखिए यहाँ पर सेल्स जो है वो इस साल वाली तो इनकम्प्लीट है, इस डिस्टर्बेंस वाली पीरियड की सेल्स तो ले नहीं सकते हैं, तो सेल्स कौन सी लेनी होंगी आप समझ ही गए होंगे, लास्ट ईयर की सेल्स और लास्ट ईयर के आपके नेट प्रॉफिट को यहाँ पर लेके चलना होता है। ये हमारा स्टेप नंबर 2 है। अब देखिए एक बात समझने के लिए अब हम चलते हैं थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप में हम देखते हैं कि इनके प्रॉफिट्स का नुकसान कितना होगा, जिसको हम कहते हैं जी लॉस ऑफ प्रॉफिट। अब थर्ड स्टेप में लॉस ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है। पहले हमने यहाँ पर स्टेप नंबर 1 में निकाल लेना है कि इनकी सेल कितनी कम हुई, कितनी सेल कम हुई, जितनी सेल कम हो गई भाई उतने प्रॉफिट्स का इनका नुकसान हो गया। अगर मान लेते हैं ये 50 लाख की सेल करते थे और केवल 10 लाख की सेल हुई है, तो इसका मतलब इनकी सेल कम कितनी हो गई, 40 लाख की सेल कम हो गई है। और फिर हमने जीपी रेट निकाला हुआ है, मान लेते हैं कि जीपी रेट 10% है, तो इसका मतलब 40 लाख के ऊपर जो 10% ये कमाते 4 लाख, वो ये कमा नहीं पाए हैं, उसका मिल जाएगा। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालना, बड़ा सिंपल सा है। जो स्टेप नंबर 1 में हमने निकाला था कितनी सेल कम हो गई है, स्टेप नंबर 2 में उनका प्रॉफिट का रेट निकाल लिया और फिर उसको मल्टीप्लाई करके अब हमने चेक कर लिया कि इनके प्रॉफिट्स का कितना नुकसान हुआ। जैसे कि यहाँ 40 लाख की सेल्स कम हुई है और 10% का प्रॉफिट लेते हैं, तो 40 लाख का 10% यानी कि 4 लाख का ये प्रॉफिट का नुकसान हुआ, ये नहीं कमा पाए। तो ये आपका थर्ड स्टेप हो गया। इसके बाद हम चलते हैं फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में क्या होता है कि एक और क्लेम भी मिलता है आपको। अगला क्लेम, कंपनी जो प्रॉफिट के नुकसान हुए वो तो आपको पे करती है, इसके अलावा जो आपने देखा होगा कभी कभी कि एक जगह आग लग जाने के बाद सामने स्टॉल लगा दिया गया, टेंट लगा दिया गया, तो उनकी जो है कॉस्ट ऑफ वर्किंग बढ़ जाती है। अगर कोई कॉस्ट ऑफ वर्किंग बढ़ गई है तो उस कॉस्ट ऑफ वर्किंग का भी क्लेम मिलेगा, जिसको हम कहते हैं इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग। तो इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग को कैलकुलेट करने के लिए 3 ऑप्शंस हैं हमारे पास, उन तीनों को कैलकुलेशन करेंगे ए बी सी पॉइंट से, और उनमें से जो सबसे छोटा पार्ट होता है वो क्लेम के लिए फाइनलाइज किया जाता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक्चुअल में कितनी इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग है, ये पहला पार्ट है। अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। दूसरे नंबर पे इसी स्टेप के अंदर सेकंड पार्ट में क्या करते हैं, जितने भी टोटल खर्चे हैं उसमें से हम देखते हैं कि कितने खर्चे इन्होंने जो है इंश्योरेंस कराए और कितने का इंश्योरेंस नहीं कराया। तो अक्सर क्या होता है कि सारे खर्चों का इंश्योरेंस नहीं हुआ होता, तो जितने खर्चे प्रोपोर्शनेटली हुए हैं उसको हम नेट प्रॉफिट के साथ में एक रेशियो सेट करते हैं। उसका फॉर्मूला भी हम साथ के साथ डिस्कशन भी करेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट प्लस टोटल स्टैंडिंग चार्जेस, यानी कि टोटल में से जितना इंश्योर्ड का है उतना प्रोपोर्शनेटली क्लेम आपको दिया जाएगा। प्रैक्टिकल में आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी बात। आप सिर्फ इतनी बात समझें कि यहाँ पर हम क्या करते हैं कि प्रोपोर्शनेटली क्लेम को रिड्यूस करते हैं। क्यों रिड्यूस करने के क्या कारण है कि उसने सारे खर्चों का इंश्योरेंस नहीं कराया हुआ है, तो जितने खर्चे टोटल थे और उसमें से इंश्योर्ड कितने उतना प्रोपोर्शन उसका सेट होता है पर नेट प्रॉफिट के साथ में जोड़ के इनटू करते हैं इसको हम, जितना भी उसने क्लेम जो इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग का रखा है, जो बता रहा है कि मेरी कॉस्ट ऑफ वर्किंग बढ़ गई है। तो अब इस तरीके से यहाँ पर क्या हुआ, तीसरे स्टेप में हम चेक करते हैं कि भाई जब इसने एक जगह से दूसरी जगह कहीं पे मूव किया और वहां पर बता रहे हैं कि हमने जो है खर्चे करे हैं, टेंट लगा दिया या हमने वहां पर कोई स्टॉल लगा दिया या कोई बगल में रेंटल प्लेस ले लिया, तो इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग की वजह क्या है वो बताएगा। और हम पूछते हैं कि भाई आपने चलो इसको यहाँ पर बढ़ाया, खर्चे बढ़ा दिया आपने, तो ये जो खर्चे आपने बढ़ा दिए क्यों बढ़ाए, तो वो कहता है साहब कि मैंने यहाँ पर जाकर के ना कुछ सेल्स कर लिया, तो शॉर्ट सेल्स होने से बचा दिए। तो फिर हम देखते हैं कि उसने कितनी सेल्स बचा ली और उस सेल के ऊपर हम प्रॉफिट निकाल के देखते हैं कि उसका खर्चा प्रॉफिट का कितना, उसमें प्रॉफिट की कितनी बचत हो रही थी। तो अब अगर तीनों को बात करें तो तीनों को कैलकुलेशन किया जाता है। पहले एक्चुअल लिख लिया जाता है, फिर प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस कर लिया जाता है, फिर शिफ्टिंग के बाद उन्होंने वहां पर क्या प्रॉफिट्स कमाए थे, वहां पर जो सेल्स जो वहां पर जाकर सेल्स
वो बताता है जी मैंने टेंट में जाकर के 3 लाख रुपए की सेल्स करी, तो हम बोलते हैं अच्छा वहां टेंट लगाया, तुमने इतना खर्चा मांग रहे हो, तो इस 3 लाख रुपए के ऊपर कितना कमाया वो बताओ, तो वो वाला अमाउंट लिख लिया जाता है। और इसमें से जो सबसे छोटा अमाउंट होता है वो क्लेम के लिए फाइनल किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर आपने अगर ध्यान दिया हो तो दो आप उसके क्लेम फाइनल कर चुके। एक उसका प्रॉफिट का कितना क्लेम था जो स्टेप नंबर 3 में निकाला, कितने प्रॉफिट्स का नुकसान हुआ, और दूसरा हमने अभी 4th स्टेप में निकाला कि उसकी इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग कितनी होगी। ये पूरी चीजें आपको जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगे। अब एक ब्रॉडली आप सारी चीजों को समझ लीजिए। अब हुआ क्या कि जब आपने 2 क्लेम फाइनल किए, कौन से क्लेम, एक तो प्रॉफिट का क्लेम और दूसरा इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग, इन दोनों क्लेम को जोड़ा जाएगा। और होता क्या है कि कभी कभी कुछ खर्चों की सेविंग्स भी हो जाती है, जिसको सेविंग्स इन एक्सपेंसेस, सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस भी कहते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि कैसे सेविंग हो सकती है वहां पर। अब देखिए वहां पर क्या हुआ कि भाई उनके यहाँ पर 5 जो है फोन लगे हुए थे, 5 फोन का बिल आ रहा था। अब उन्होंने काम बंद है तो उन्होंने फोन बंद कर दिए, एक फोन का बिल, एक फोन चल रहा है, 4 फोन बंद है तो 4 फोन का बिल का खर्चा कम हो गया, बिजली का बिल का कम खर्चा हो गया। वैसे कुछ सेविंग भी होती है। तो क्वेश्चन में वहां पे सेविंग्स अगर दी हुई है तो जो आपने सबसे पहले क्या करना है, प्रॉफिट का जितना क्लेम था वो निकाल लेना है, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग का क्लेम आपने निकाल लेना है। उसके बाद अगर कोई सेविंग हुई है तो उस सेविंग को माइनस कर देना है, और सेविंग को माइनस कर देने के बाद आपको क्लेम मिल जाएगा कि कितने रुपए का क्लेम होना चाहिए। ये जो क्लेम होता है इसको हम कहते हैं ग्रॉस क्लेम। अभी हम फाइनल क्लेम नहीं कहते इसको, ग्रॉस क्लेम इसको हम कहते हैं। फिर इसके बाद जो है अगले स्टेप पे, जैसे कि आप लॉस ऑफ स्टॉक के केस में पढ़ के आए, एवरेज क्लॉज की कंडीशन चेक करी जाती है। एवरेज क्लॉज क्या चीज है आपको याद करा दूं कि कभी कभी क्या होता है कि जो बिजनेसमैन है उसने पूरे का इंश्योरेंस ही नहीं कराया होता, उसने कम इंश्योरेंस कराया होता है, उसने अंडर इंश्योरेंस कराया होता है। तो अगर अंडर इंश्योरेंस कराया होता है तो फिर उसका जो क्लेम बन रहा होता है उस क्लेम को भी हम प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस करते हैं। अब सबसे पहले हमको यहाँ पर क्या करना होता है, ये चेक करना होता है कि भाई इसने कोई अंडर इंश्योरेंस तो नहीं कराया। अब अंडर इंश्योरेंस की चेकिंग कैसे होगी, अगर अंडर इंश्योरेंस होगा तो एवरेज क्लॉज लगेगा और जो क्लेम कर गया था, ग्रॉस क्लेम था, वो फाइनली प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि इसको चेक कैसे किया जाएगा कि इसके यहाँ अंडर इंश्योरेंस हुआ है। उसके लिए एक टर्म है एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। देखिए एनुअल टर्नओवर सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको। एनुअल टर्नओवर के लिए प्लीज मार्क माय वर्ड्स, बड़े ध्यान से आपको याद रखना है कि एनुअल टर्नओवर का मतलब होता है कि जिस दिन आग लगी, फिर से मैं बोल रहा हूं, जिस दिन आग लगी, अगेन रिपीट कर रहा हूं, जिस दिन आग लगी उसके ठीक पीछे के 12 महीने के लिए एनुअल टर्नओवर यूज किया जाता है। वर्ड यहाँ पर एनुअल टर्नओवर और स्टैंडर्ड टर्नओवर, एक्चुअल टर्नओवर, एडजस्टेड टर्नओवर, अलग अलग टर्म्स हैं इंश्योरेंस क्लेम के लिए। तो हम बात कर रहे हैं एनुअल टर्नओवर। एनुअल का मतलब तो सालाना टर्नओवर हो गया। सालाना का मतलब यहाँ पर कौन सा साल का है, जिस दिन आग लगी थी उसके ठीक 12 महीने पीछे की बात। लास्ट ईयर वाला नहीं टर्नओवर लेना है, ये बिल्कुल ध्यान रखना है। लास्ट ईयर का टर्नओवर बिल्कुल नहीं। यहाँ पर क्या बोल रहा हूं मैं, जिस दिन आग लगी उसके ठीक 12 महीने पीछे का टर्नओवर लेना है। और अगर जैसे हम लोगों ने पहले देखा है कि कोई इंक्रीज डिक्रीज का कुछ या एग्रीमेंट है एडजस्टमेंट करने का, तो उसको 10% जो है, 15% जो है, 20% जो है, अगर बात कहता है कि एडजस्टमेंट करनी है तो उसको एडजस्ट किया जाएगा। फिर उसके ऊपर हम देखते हैं कि कितना प्रॉफिट बनता है, उसके ऊपर प्रॉफिट निकालते हैं। यानी कि क्या कैलकुलेट करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। और जब हम ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर निकालते हैं तो उससे पता चल जाता है कि हमारे प्रॉफिट्स कितने होते थे और इन्होंने इंश्योरेंस कितने का कराया हुआ, इन्होंने लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी कितने की ली हुई है। अब मान लेते हैं कि जीपी ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर आ रहा है 3 लाख और इन्होंने पॉलिसी ली हुई है 2.5 लाख की, तो भाई अंडर इंश्योरेंस हो गया। इन्होंने पॉलिसी ली हुई है 3.5 लाख की, तो फिर अंडर इंश्योरेंस नहीं है। तो हमने यहाँ पर ये चेक करना है कि अंडर इंश्योरेंस तो नहीं है। और कैसे चेक करते हैं, हम कैलकुलेट करेंगे जीपी ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। एनुअल टर्नओवर के लिए फिर से मैं आपको बता दूं कि एनुअल टर्नओवर जो अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं, एनुअल टर्नओवर का मतलब यहाँ पे कि जिस दिन आग लगी उसके ठीक पीछे के 12 महीने का पीरियड और उसके अंदर कितना एडजस्टमेंट है वो करना है और फिर उस पर कितना ग्रॉस प्रॉफिट आता वो हमने कैलकुलेट करना है। इसके बाद हमने अगर अंडर इंश्योरेंस है तो आपने क्या करना है कि जो एवरेज क्लॉज अप्लाई करना है और फाइनल क्लेम कैलकुलेट करना है।
तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको एक ब्रॉड आइडिया हो गया होगा कि क्या करना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन शुरू करते हैं। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो प्रैक्टिकली ये सारी बात समझ में आएगी। क्वेश्चन नंबर 27 करने जा रहे हैं। कह रहे हैं ए फायर अकर्ड ऑन 1 अप्रैल 2016 इन द प्रीमाइसेस ऑफ ए लिमिटेड एंड बिजनेस वाज प्रैक्टिकली डिसऑर्गेनाइज्ड अप टू 31 अगस्त 2016। देखिए अप्रैल में आग लगी और अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 5 महीने तक बिजनेस डिस्टर्ब रहा, अगस्त 31 तक। तो 5 महीने जो डिस्टर्बेंस रहा, इसके अंदर वो सेल नहीं कर पाए होंगे या बहुत कम सेल हुई होंगी। अब उनके प्रॉफिट का नुकसान हुआ होगा, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग हो गई होगी, हमने उनके प्रॉफिट का नुकसान भी पे करना है और जो इंक्रीज हो गई है कॉस्ट ऑफ वर्किंग उसका भी पे करना है। अगर कुछ सेविंग हुई है तो उसको हमने काट लेना है उतने का, क्योंकि पैसा बच गया होगा उनका। आप देखते हैं क्वेश्चन में हुआ क्या, आगे क्या बता रहे हैं, डिटेल्स क्या कहते हैं। एक्चुअल टर्नओवर फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 टू 31 मार्च 2016 इज 60,000। आग लगने के बाद जो डिस्टर्बेंस का पीरियड था, उस डिस्टर्बेंस वाले पीरियड में हकीकत में जो सेल्स हुई है वो हुई है जी वहां पर 60,000 की। और सेकंड पॉइंट में उन्होंने बताया कि इसी पीरियड में, ये 2016 में आग लगी थी, 16 में डिस्टर्बेंस चल रहा था, इसी का कंटेम्परेरी पीरियड उन्होंने जब 2015 का लिया तो वहां पे 2 लाख रुपए की सेल्स हुई थी। अब अगर यहाँ पर एडजस्टमेंट नहीं है, अगर आगे होगा तो मैं अभी बात कर रहा हूँ इन्हीं 2 पॉइंट के बेसिस पे, अगर नहीं है तो इससे समझ में आ रहा है कि भाई 2 लाख में से जो है 60,000 रुपए की केवल बिक्री रह गई, यानी कि इनकी बिक्री कम हो गई है। कितनी? 1,40,000। हाँ, अगर कोई एडजस्टमेंट एग्रीड है तो उसको करने के बाद फिर हमने देखनी है कि कितनी बिक्री इनकी कम हुई है। जो बिक्री कम हुई है उसको हम शॉर्ट सेल्स कहते हैं। तो अभी हम पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर हम प्रैक्टिकली करते हैं तो आपको बात क्लियर हो जाएगी। फिर बताया जी नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर में 90,000 के प्रॉफिट्स थे। और फिर उन्होंने बताया कि इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर 60,000। पिछले बार जो है जो उनके स्टैंडिंग चार्जेस थे और उसमें से जिनका इंश्योरेंस कराया गया था वो 60,000 रुपीज के। फिर टर्नओवर ऑफ द लास्ट ईयर, ये लास्ट ईयर की सेल्स दे दी। फिर टर्नओवर फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 is 5,50,000। ये वो वाला पीरियड है जिससे आप चेक करते हैं कितने रुपए की पॉलिसी लेनी चाहिए। आग कब लगी थी? देखिए 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल के पीछे 31 मार्च 2016 या एक दिन पहले से पीछे उसने कब बताया कि यहाँ से 1 साल पीछे का कितना है? 5.5 लाख रुपए का टर्नओवर है, 5,50,000 का, यानी कि ये जो है एनुअल टर्नओवर है। और ऊपर जो टर्नओवर दिया था वो लास्ट ईयर का टर्नओवर। टर्नओवर और एनुअल टर्नओवर में डिफरेंस। टर्नओवर का मतलब पिछले साल की बिक्री, एनुअल टर्नओवर का मतलब आग लग जाने के दिन से पीछे के 12 महीने की बिक्री। फिर आगे कहते हैं कि टोटल स्टैंडिंग चार्जेस फॉर द ईयर आर 72,000। अब इससे बात समझ में आ गई होगी कि 72,000 के टोटल उसके खर्चे, पर बीमा केवल उसने 60,000 का कराया हुआ है, तो सारे का बीमा उसने नहीं कराया हुआ है, प्रोपोर्शनेटली कुछ कम कराया हुआ बीमा। तो जब हम इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग करेंगे तो उसी हिसाब से यहाँ पे रिड्यूस भी करेंगे उसका क्लेम। फिर कहते हैं जी द कंपनी इनकर्ड एडिशनल एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 9,000 व्हिच रिड्यूस द लॉस इन टर्नओवर। कह रहे हैं कि कंपनी ने 9,000 रुपए का खर्चा और एडिशनल कर दिया, तो इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग जो है वो उसकी 9,000 है। देयर was also a saving during the indemnity period of rupees 2,486। इसके अलावा उनकी कुछ सेविंग्स भी। फिर कहते हैं द कंपनी होल्ड अ लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी फॉर 1,65,000। इन्होंने बीमा कराया हुआ है 1,65,000 का। ये किस लिए बता रहे हैं? ताकि आपको वो कहना चाहता है कि भैया चेक कर लेना, अंडर इंश्योरेंस हो तो आप एवरेज क्लॉज लगा देना, जो आप पहले पढ़ के एवरेज क्लॉज वैसे ही लगेगा। फिर कहते हैं कि हैविंग एन इंडेमनिटी पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। इंडेमनिटी पीरियड ऑफ 6 मंथ्स का मतलब है कि 6 महीने तक का ही नुकसान पूरा किया जाएगा। अब ये 7 महीने, 8 महीने, 10 महीने का अगर मांग रहा था तो नहीं देते हम, केवल 6 महीने तक का ही। पर ये तो केवल 5 महीने के मांग रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बताया जी हमारी डिस्टर्बेंस कब से 1 अप्रैल से लेके 31 अगस्त तक, उसके बाद काम चलने लगा।
there had a considerable increase in trade and it had agreed that an adjustment of 20% be made in respect of upward trend in turnover. अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि एडजस्टमेंट की बात कहेंगे, कहीं ना कहीं बताएंगे कि पहले से आगे से कुछ बढ़ जाएगा, सेल्स बढ़ रही हैं, क्योंकि बिजनेस जो है धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है, बढ़ता है, तो सेल्स वगैरह पिछले साल से आगे बढ़ती हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई 20% की जो है इनकी सेल पहले से बढ़ रही है, ऐसा ये पहले से तय है, ये एग्री किया हुआ है। कंप्यूट द क्लेम अंडर द लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, हमें लॉस ऑफ प्रॉफिट पता करना है, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी के अंदर क्लेम कितना है ये पता करना है। इसको हम कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी भी कहते हैं। कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी क्यों कहते हैं? क्योंकि आग लगने के नतीजन जो नुकसान हुआ उसका हम यहाँ पे क्लेम दे रहे हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं और व्हाइट बोर्ड पर मैं आपके साथ क्वेश्चन को कंप्लीट करता हूँ। और स्टेप नंबर 1 में है आपको कैलकुलेट करना शॉर्ट सेल्स। अब क्वेश्चन में आप देखिए, आपको उन्होंने बताया कि लास्ट ईयर उसका कॉन्टेम्परेरी पीरियड डिस्टर्बेंस वाले का जो था उसमें सेल्स थी 2 लाख रुपए की, 2 लाख रुपीस की सेल्स। तो जो लास्ट ईयर उस समय सेल्स हो रही होती है उसी को हम स्टैंडर्ड मान लेते हैं कि उससे कंपैरिजन करते हैं कि भाई कितनी की सेल्स हैं और हुई कितनी है। तो हमारी जो स्टैंडर्ड सेल्स हैं वो है यहाँ पे 2 लाख रुपीस। तो हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड सेल्स 2 लाख लिख दी। अब क्वेश्चन में कभी कभी मैंने जैसे आपको पहले भी समझाया कि कुछ एडजस्टमेंट करने की बात कही होती है, वो एग्री किया होता है कि भाई 10% सेल बढ़ जाएंगी, 15% सेल बढ़ जाएंगी, पिछले साल से कुछ सेल्स बढ़ेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है क्वेश्चन में, मैं फिर से दिखा देता हूँ कि 20% जो है सेल्स बढ़ जाएंगी, ये यहाँ पर क्वेश्चन में बताया हुआ है। तो भाई अगर ये देखिए 20% सेल्स बढ़ जाएंगी, तो लास्ट ईयर अगर 2 लाख की सेल्स थी तो 2 लाख का 20% सेल्स बढ़ गई होंगी, तो इस समय जो सेल्स हुई होनी चाहिए वो होंगी जी इस साल आपकी 2,40,000। अब 2,40,000 बढ़ गई, यानी कि 2,40,000 सेल हुई होती अगर आग ना लगती, पर यहाँ तो आग लग गई। अब ये आग लग गई तो नतीजन सेल कितनी हुई है, एक्चुअल में सेल्स कितनी हुई है, क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्चुअल में सेल्स रह गई है जी 60,000। तो अगर एक्चुअल में सेल्स 60,000 रह गई हैं, तो यानी कि सेल्स कम कितनी हो गई, शॉर्ट कितनी हो गई, तो शॉर्ट सेल्स हो गई 1,80,000 रुपीस की। ये आपका पहला स्टेप है। पहले स्टेप में हम ये पता करते हैं कि कितनी सेल्स हमारी पिछले साल के से कंपेयर करने पे कम हो गई। स्टेप नंबर 2 में हम ये चेक करते हैं कि हमारा प्रॉफिट का रेट कितना है, जीपी रेट कितना है। इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, मैंने आपको तरीका भी बताया कि क्यों जीपी डायरेक्ट नहीं लेते। हमने यहाँ पर नेट प्रॉफिट लेना है, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस लेने हैं और लास्ट ईयर तो सेल्स, क्योंकि सारा नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी लास्ट ईयर का है, तो डेटा लास्ट ईयर का यूज कर रहे हैं। वहां पर इंश्योर्ड हैं और कुछ इंश्योर्ड नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं जो इंश्योर्ड है उसके हिसाब से जीपी रेट कैलकुलेट करते हैं। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था कि जो प्रॉफिट है वो 90,000 रुपीस का प्रॉफिट है। तो हम यहाँ पर नेट प्रॉफिट की जगह पर लिख लेते हैं, हमारा नेट प्रॉफिट जो है वो 90,000 रुपीस है। और सारे स्टैंडिंग चार्जेस नहीं लेने हैं, केवल इंश्योर्ड वाले लेने हैं। और इंश्योर्ड वाले देखिए ये लिखा हुआ 4th पॉइंट में, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस आर 60,000। तो 60,000 के चार्जेस ले लिया और इनटू 100 इसलिए करना है क्योंकि भाई प्रॉफिट रेट तो 100 यानी कि परसेंटेज में एक्सप्रेस किए जाते हैं। और लास्ट ईयर की सेल्स कितनी थी इसके बाद हम देख लेते हैं। तो लास्ट ईयर की सेल्स जो थी वो दिया हुआ है, टर्नओवर ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर इज 5 लाख रुपीस। तो 5 लाख रुपीस की लास्ट ईयर की सेल्स थी। अब ऊपर हो जाएगा 1,50,000, 1,50,000 into 100 upon 5 लाख, तो ये हो जाएगा आपका 30%। तो इससे ये पता चल गया कि इनके यहाँ पर जो प्रॉफिट का रेट है वो 30% है। अब हमने इनके प्रॉफिट के नुकसान पता करने थे,
तो देखिए कितनी कम बिक्री हुई थी, ऊपर हम लोग कैलकुलेट करके हटे हैं, ऊपर बिक्री आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है 1,80,000 रुपए। अब 1,80,000 रुपए के ऊपर 30% के प्रॉफिट्स का नुकसान हो गया, यही आपका लॉस ऑफ प्रॉफिट होगा। तो अगले स्टेप में हम कैलकुलेट करते हैं कितने रुपए के प्रॉफिट का नुकसान होगा। तो स्टेप नंबर 3 में चलते हैं। स्टेप नंबर 3 में शॉर्ट सेल्स लिखोगे आप, जो कि आप कैलकुलेट करके हटे हो 1,80,000 रुपीस की हैं, और इसके ऊपर 30% आप नहीं कमा पाए, तो यानी कि कितने रुपए के प्रॉफिट्स का नुकसान हो गया, 54,000 रुपीस के प्रॉफिट्स का नुकसान हो गया आपका। नेक्स्ट स्टेप में हम इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग भी निकाल सकते हैं, और कितने का कवरेज रिक्वायर्ड है ये भी निकाल सकते हैं। स्टेप ऊपर नीचे हो सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं। सीक्वेंस अगर ये वाला सीक्वेंस अगर आप फॉलो करेंगे तो बेटर रहेगा। मेरे को लगता है, क्योंकि आपको इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग के लिए भी कभी कभी क्या होता है कि कवरेज रिक्वायर्ड की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए बेटर ये रहता है आप स्टेप नंबर 4 में कवरेज रिक्वायर्ड को रखें। कवरेज रिक्वायर्ड का मतलब है कि कितने रुपए का बीमा हुआ होना चाहिए। इसके लिए मैंने पहले वाले पार्ट में भी आपको कई बार बात समझाई है, पहले भी थोड़ी बात समझाई है कि बात यहाँ पर हमें देखना होता है कि जिस दिन आग लगी थी उसके ठीक 12 महीने के पीछे के पीरियड में इनके पास क्या सेल्स थी। तो उन्होंने यहाँ पे देखिए 6th पॉइंट में लिखा हुआ टर्नओवर फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016। देखिए 1 अप्रैल को आग लगी थी, और 1 अप्रैल के पीछे के पीरियड में जो है उन्होंने यहाँ पर जो है अमाउंट कैलकुलेट करने की बात करी। तो ये कितना हो रहा है आपका 5,50,000। तो एनुअल टर्नओवर जो है वो आपका 5,50,000 है। देखिए यहाँ पर कितने का कवरेज होना चाहिए, यानी कि कितने का बीमा होना चाहिए, उसकी कैलकुलेशन क्या है। उसके लिए आपको ये बात याद रखनी कि जीपी ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। एडजस्टेड का मतलब ठीक वही रहेगा, यानी कि कोई अगर अपवर्ड ट्रेंड की बात एग्रीड है, कुछ सेल्स बढ़ने की बात पहले से ही एग्री है, तो उस चीज को कंसीडर करने के बाद फिर हम कैलकुलेट करेंगे। तो क्वेश्चन में पहले ही बताया गया था कि 20% का जो है अपवर्ड ट्रेंड है, यानी कि 20% की सेल्स बढ़ने के चांसेस है। तो यहाँ पर 20% सेल्स हम बढ़ा देंगे। 5,50,000 का 20% हो गया 1,10,000, और इस तरीके से यानी कि 6,60,000 रुपीज का एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर है। यहाँ पर कितने का बीमा होना चाहिए, बीमा किस चीज का बात हो रही है, प्रॉफिट का क्लेम है, तो प्रॉफिट कितना होना चाहिए, इसलिए हम निकालते हैं जीपी ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। तो 6,60,000 के ऊपर 30% का जो जीपी रेट है वो उसके हिसाब से आपका जो इंश्योरेंस है वो कितने का होना चाहिए। 6,60,000 का 30% हो गया आपका 1,98,000, यानी कि इतने रुपयों का आपका बीमा हुआ होना चाहिए। अगर इतने रुपए का बीमा नहीं हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि अंडर इंश्योरेंस है। अगर आपको ध्यान हो, यहाँ पर क्वेश्चन में पॉलिसी ली गई है 1,65,000 की, यानी कि यहाँ पे अंडर इंश्योरेंस है और एवरेज क्लॉज लगेगा। तो इसके बाद जो अगला स्टेप है उसमें हम कैलकुलेट करते हैं इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग। जो शिफ्टिंग की वजह से या आग लग जाने की वजह से जो हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जाती हैं, उसके लिए भी क्लेम पास होता है। यहाँ पर हम ये वर्किंग में कैलकुलेशंस करते हैं और 3 स्टेप में इसमें बेसिकली चलते हैं, और इसमें से जो लोएस्ट अमाउंट आता है वो क्लेम के लिए यूज किया जाता है, वो क्लेम के लिए पास होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कितनी एक्चुअल इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग है। ये क्वेश्चन में गिवन होती है, और देखिए उन्होंने बताया द कंपनी इनकर्ड एडिशनल एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 9,000 रुपीज। 9,000 रुपए के उनके एडिशनल एक्सपेंसेस आए। तो अब 9,000 रुपए का इनकी जो है एक्चुअल इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग है यहाँ पे। इसके बाद हम यहाँ पर दूसरे पार्ट में ये चेक करते हैं कि प्रोपोर्शनेटली अगर किसी
एक्सपेंडिचर को या किसी स्टैंडिंग चार्जेस को उन्होंने बीमा नहीं कराया तो प्रोपोर्शनेटली हम उसको रिड्यूस करेंगे। यानी कि अगर सारे एक्सपेंसेस का बीमा नहीं कराया तो सारा अमाउंट नहीं मिलेगा, उसका प्रोपोर्शनेट अमाउंट किया जाएगा। इसका जो वे होता है कैलकुलेट करने का वो होता है जी नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस और डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट प्लस टोटल स्टैंडिंग चार्जेस। तो यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट था वो क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको 90,000 रुपीज और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस हैं 60,000 रुपीज के और टोटल स्टैंडिंग चार्जेस हैं 72,000 के। तो यानी कि ये जो अमाउंट कैलकुलेशन करेंगे तो ये होगा 90,000 प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस विच आर 60,000 डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट यानी कि 90,000 प्लस टोटल स्टैंडिंग चार्जेस विच आर 72,000 और इनटू प्रोपोर्शनेटली जो एक्सपेंस का अमाउंट था वो रिड्यूस करने के लिए इंक्रीज कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके बाद अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 90,000 प्लस 60,000 यानी कि 1,50,000 हो गया और नीचे हो जाएगा 1,62,000। तो इसका मतलब हुआ 1,50,000 अपॉन 1,62,000 इंटू 9,000। तो भाई ये जो है अमाउंट आपका रिड्यूस होके हो जाएगा 8,333 रुपीज। इसमें एक और ऑप्शन भी होता है, वो ऑप्शन ये है कि कितने का कवरेज आपका जरूरत थी, कितने का इंश्योरेंस कराया जाना चाहिए था, जो कि हमने प्रीवियस स्टेप में निकाला और साथ के साथ उसमें अनइंश्योर्ड कितने थे ये वाला पार्ट को कंसिडर करके किया जाता है। तो कवरेज रिक्वायर्ड जो था अभी हम कैलकुलेट करके हटे हैं 1,98,000। प्रीवियस स्टेप में कैलकुलेट किया था कितने का बीमा होना चाहिए था स्टेप नंबर 4 में, और अनइंश्योर्ड कितने हैं वो वाले देखते हैं। तो 1,98,000 और प्लस कर देंगे कवरेज रिक्वायर्ड के साथ में अनइंश्योर्ड एक्सपेंसेस जो कि 72 में से 60 हुए। तो ये ऊपर वाले का ही एक दूसरा ऑल्टरनेट वे है कैलकुलेट करने का। यहाँ पर क्या है कि 1,98,000 कवरेज रिक्वायर्ड है और अनइंश्योर्ड एक्सपेंसेस 12,000 है। अनइंश्योर्ड 12,000 कैसे निकालें? टोटल 72,000 के होते थे, उसमें से 60,000 का इंश्योरेंस कराया गया, 12 का नहीं इंश्योरेंस कराया गया और इनटू कर देंगे हम इंक्रीज कॉस्ट जो की थी 9,000 रुपीज। तो इसका अमाउंट जो है वो प्रोपोर्शनेटली निकल के आ रहा है आपका 8,485 रुपीज। अब देखिए अगले पार्ट में हम यहीं पे कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन में दिया होता है कि कभी कभी वो ऐसे बताएंगे कि जब इन्होंने शिफ्ट किया दूसरी जगह तो वहां जाकर के कितनी सेल्स करी, तो जिसको हम कहते हैं रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड। कितनी सेल्स वहां जाके करी, कितनी सेल्स शिफ्टिंग की वजह से या एक जगह से दूसरी जगह पर हमने जो इंक्रीज कॉस्ट करी है उसके लिए हमने कितनी सेल्स घटने से बचाई, तो कितनी रिड्यूस होते होते सेल्स बची, इसकी वर्किंग के लिए हमने कितना खर्च किया है वो हम बताते हैं जी। हमने ये अगर वहां नहीं जाते तो ये खर्चा भी हमारा जो है और बढ़ जाता और साथ के साथ जो है हम सेल्स भी नहीं कर पाते। तो वो कहते हैं कि वहां जाकर आपने कितनी सेल्स करी है। अगर कुछ भी नहीं बताया गया तो हम ये मान के चलते हैं कि सारी की सारी जितनी भी शॉर्ट सेल्स है वो वहां पर हमने ही जाकर के करी है। तो ऐसे में हमारी जो शॉर्ट सेल्स थी वो हमने कैलकुलेट करी हुई है। शॉर्ट सेल्स हमारी आ रही थी 1,80,000। तो हम वैसे क्वेश्चन में आगे के में देखेंगे कि ये रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड दिया होगा। तो ये अगर हम इसके ऊपर जीपी देखें तो 30% हुआ, यानी कि हम बोलते हैं जी 54,000 रुपीज का जो है वहां पर जाकर के जो है वो सेल्स का रिड्यूस होने से हमने बचा लिया। तो अगर हम देखें यहाँ पर जो क्लेम्स निकल के आ रहे हैं 54,000, 8,485 और 8,333 और एक्चुअल में 9,000। तो इनमें से जो सबसे छोटा है लीस्ट ऑफ द above that is 8,333 will be used for the purpose of claim, will be considered for claim।
यानी कि क्लेम के लिए 8,333 के लिए वो एग्री होता है। तो चलिए अब देखते हैं टोटल क्लेम हो कितना आ रहा है। तो अगला स्टेप है कितना लॉस ऑफ प्रॉफिट हुआ था वो पता करने के लिए। तो हमें पता है पहले वाले स्टेप में हम कैलकुलेट कर चुके हैं, जो लॉस ऑफ प्रॉफिट हुआ था वो था 54,000 रुपीज का। और इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग कितनी थी? इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग थी 8,333 की। तो टोटल जो क्लेम बन के आ रहा था वो बन के आ रहा है जी 62,333। इसके अलावा क्वेश्चन में कभी कभी ये भी बताया रहता है कि कुछ सेविंग्स हुई, जैसे कि अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2000 ये दिया हुआ है 2486 की सेविंग्स हुई है। तो ये वाला पार्ट जो है क्लेम में से माइनस हो जाएगा क्योंकि इतने पार्ट की तो सेविंग हो गई। तो 2486 इसमें से लेस हुआ और फाइनली जो क्लेम बन के निकलेगा वो होगा 59,847। ये क्लेम हमारा जो है बनता है। पर यहां पर भी एक कंडीशन अभी ये लागू होगी कि क्योंकि उसने पूरा इंश्योरेंस कराया नहीं था, अंडर इंश्योरेंस था, 1 लाख कितने की पॉलिसी लेनी थी उनको, 1,98,000 की जो है उनको पॉलिसी ली होनी चाहिए थी, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ पॉलिसी यानी कि कवरेज रिक्वायर्ड। अब 198 की जगह पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उन्होंने 1,65,000 का इंश्योरेंस कराया। तो कम इंश्योरेंस कराया, अंडर इंश्योरेंस कराया है, तो आपका जो क्लेम है वो एवरेज क्लॉज के थ्रू जाएगा और आपका क्लेम जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ग्रॉस क्लेम हमारा जो आ रहा था वो था 59,847 का और 1,65,000 का इंश्योरेंस हुआ है, जबकि होना कितने का चाहिए था? 1,98,000 का। तो प्रोपोर्शनेटली अब इसमें से जो क्लेम निकल के आएगा वो फाइनल क्लेम होगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4,9,8,7,2.50। इतने रुपए का जो है आपका फाइनल क्लेम अप्रूव होगा, यानी कि 49,872 रुपीज 50 पैसे का क्लेम। तो ये स्टेप्स को फॉलो करना है। थोड़ा सा लेंदी हो जाता है और ऐसा भी हो सकता है कि इसका पार्ट में क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे, शॉर्ट सेल्स पूछ ली जाए या केवल जो है आपका लॉस ऑफ प्रॉफिट ही पूछ लिया जाए। तो छोटे पार्ट में भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है।